प्रतिभा जन्मजात होती है, पर यह पूरा सच नहीं है। बात जब दीनदयाल उपाध्याय की हो तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि प्रतिभा संघर्षों की उपज है, वरना तो एक के बाद एक मृत्यु, शोक और अभाव की चोट खाकर भी को नन्ना दीनदयाल उपाध्याय बाद में चलकर एक विशिष्ट व्यक्ति और एक विचार के रूप में देश और राष्ट्र के समक्ष समर्पित हो जाता है। आज हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों और उनके विचारों की, जो न केवल देश के लिए बल्कि समाज के लिए और राजनीति के लिए भी एक उदाहरण है। दीनदयाल को बचपन से ही परिजनों की मृत्यु का घनीभूत अनुभव प्राप्त हुआ। जब वे 3 वर्ष के थे, उनके पिता भगवती प्रसाद का देहांत हो गया। उनकी विधवा और शोकाकुल माँ क्षय रोग से ग्रस्त हो गई और जब वे 7 वर्ष के थे, उनकी माँ का भी निधन हो गया। परिस्थितियों को देखते हुए नाना चुन्नीलाल ने नौकरी छोड़ दी। दोनों बच्चों को लेकर गाँव में आकर रहने लगे। जब दीनदयाल जी 9 वर्ष के थे, उनके नाना चुन्नीलाल जी भी स्वर्ग सिधार गए। पिता, माता व नाना के वात्सल्य से वंचित होकर वे मामा राधा रमन के साथ रहने लगे। उनकी मामी उदार, स्नेहिल और मातृवत थी। इसी दौरान एक दिन रात को मामा के घर कुछ डाकू घुस आए। एक डाकू ने दीनदयाल जी को जमीन पर पटक दिया और उनकी छाती पर पैर रखकर मामी को सभी कीमती सामान लाने के लिए धमकाया। इस पर मासूम दीनदयाल ने कहा कि हमने तो सुना था कि डाकू अमीरों को लूटकर गरीबों की रक्षा करते हैं, लेकिन तुम तो एक गरीब लड़के को मार रहे हो। यह सुनकर डाकुओं का हृदय पसीज गया और वे वापस चले गए। विपरीत परिस्थितियों में 9 वर्ष की आयु तक उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। 1925 में मामा राधा रमन ने उन्हें प्राथमिक विद्यालय में भर्ती कराया। गृह दशा, पारिवारिक आपदाओं के कारण बहुत दुख व तनाव युक्त। जब दीनदयाल जी 2री कक्षा के छात्र थे, तभी मामा को टीबी की बीमारी हो गई। इलाज के लिए लखनऊ ले जाना था। कोई रिश्तेदार तैयार नहीं था क्योंकि बीमारी के संक्रमण का डर था। अंततः दीनदयाल जी ने कहा, मैं आपको लखनऊ ले जाऊंगा। दीनदयाल जी मामा की सेवा करते रहे। मार्च 1927 में मामा ठीक हो गए तो दीनदयाल जी वापस परीक्षा सिर पर थी, परीक्षा दी, कक्षा में प्रथम आए। 1929 में मामा ने उन्हें कोटा में 5वीं कक्षा में भर्ती करवाया, जहां उन्होंने 7वीं तक की पढ़ाई की। 8वीं और 9वीं कक्षा उन्होंने राजगढ़ से पास। दीनदयाल जी के ममेरे भाई बनवारी लाल उनकी कक्षा में ही। दोनों के पास पुस्तकों का एक ही सीट था। बनवारी लाल पढ़ने में कमजोर थे। दीनदयाल जी ने तय किया कि घर पर पुस्तकें पहले बनवारी लाल ही पढ़ेगा। उनके सोने के पश्चात रात्रि में दीनदयाल जी उन्हीं पुस्तकों से पढ़ाई करते थे। रात्रि में पढ़ने से घर के लोगों को परेशानी न हो, इसलिए वे लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। दीनदयाल जी जब 9वीं कक्षा में थे, तभी छोटे भाई शिवदयाल को टाइफाइड हो गया। नवंबर 1934 में उसका भी देहांत हो। 1935 में नानी का भी देहांत हो। इस प्रकार एक संघर्ष में बचपन से किशोरी तक पहुँचते पहुँचते दीनदयाल जी ने अपने निकट परिजनों की मृत्यु का घनीभूत दुखपूर्ण एहसास किया। 2य वर्ष के अध्ययन के दौरान मेरी बहन रमा देवी बीमार हो गई। दीनदयाल जी की परीक्षाएं सामने थी। परिवार के मना करने पर वह बहन को इलाज के लिए सैनिटोरियम ले गए, पर अपार परिश्रम के बाद भी बहन नहीं बनी। दीनदयाल जी परीक्षा भी न दे सके। इसके बाद मामा के आग्रह पर शासकीय प्रशासनिक पद हेतु लिखित परीक्षा में बैठे और साक्षात्कार हेतु चुन लिए। साक्षात्कार हेतु सूट चाहिए था। अंततः मामे से 25 रुपए लेकर कपड़ा खरीदा और दर्जी को दिया। सूट समय पर न सिल पाया। दीनदयाल जी धोती कुर्ता में ही इंटरव्यू के लिए गए। वहाँ उपस्थित अन्य प्रतियोगियों ने उनकी वेशभूषा देख उन्हें पंडित जी कहा। यह पहला अवसर था जब उन्हें पंडित जी कहा। परिणाम आने पर दीनदयाल जी का नाम चयनित लोगों की सूची में सबसे ऊपर। हमारी हर जन कल्याणकारी योजना का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए योजनाएं बननी चाहिए। बीते कुछ सालों में आपने यह शब्द कई बार अखबारों में तथा टीवी और भाषणों में सुना होगा, पर कभी सोचा है कि आखिर कौन वह शख्स है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के विचार को सामने लाया, जिसे बीजेपी ने अपना मिशन बना लिया। जी हम बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। राजनीति में विचारों के लिए स्वीकृति जगह के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम एक ज्योतिपुंज की तरह सामने आता है। यह जानना जरूरी है कि आखिर दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा में ऐसा क्या है जो उन्हें उनके विरोधियों के बीच भी आदर का पात्र बनाता है। दीनदयाल जी सिर्फ एक राजनेता ही नहीं थे, वे एक पत्रकार, लेखक, संगठनकर्ता, वैचारिक चेतना से लैस सजग इतिहासकार, अर्थशास्त्री और भाषाविद भी थे। उनके चिंतन, मनन
और अनुशूलन ने देश को एकात्म मानव दर्शन जैसा एक नवीन भारतीय विचार दिया। 25 सितंबर को हम दीनदयाल का जन्मदिन मनाएंगे। वे पूरे देश में एकात्म मानववाद की विचारधारा से अधिक प्रसिद्ध हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को जयपुर के निकट धानकिया गांव में उनके नाना के घर पर हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो उत्तर प्रदेश के नगला चंद्रभान भरह मथुरापुर के निवासी थे। उनकी माता का नाम राम प्यारी था। 1937 में जब वे कानपुर से बीए कर रहे थे, अपने सहपाठी बालोजी महासब्दे की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संपर्क में आए। उन्हें संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का भी सानिध्य कानपुर में मिला। उपाध्याय जी ने पढ़ाई पूरी होने के बाद संघ का 2 वर्षों का प्रशिक्षण पूर्ण किया। वे आजीवन संघ के प्रचारक रहे। संघ के माध्यम से ही उपाध्याय जी राजनीति में आए। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1952 में इसका भारतीय जनसंघ का प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। दीनदयाल उपाध्याय इस दल के महामंत्री बने। इस प्रथम अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावों में से 7 प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किए थे। डॉक्टर मुखर्जी ने उनकी कार्यकुशलता और क्षमता से प्रभावित होकर एक बार कहा था, यदि मुझे दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं। दीनदयाल का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ाव 1937 में हुआ था। कुछ समय बाद ही वे आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। इसके बाद 1951 तक उन्होंने यूपी के सह प्रांत प्रचारक का दायित्व संभाला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उनकी जनसंघ के साथ काम करने का उन्हें दायित्व सौंपा गया। दीनदयाल उपाध्याय 1952 से 1967 तक जनसंघ के महामंत्री रहे। इस दौरान कोई भी जनसंघ का अध्यक्ष रहा हो, पार्टी का संगठन दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन में ही चलता रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक, संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। उपाध्याय जी पत्रकार तो थे ही, साथ ही उच्च कोटि के चिंतक और लेखक भी थे। हम आपको आज उपाध्याय जी के ऐसे विचार बताने जा रहे हैं जो आज भी प्रासंगिक है। वे कहते थे, हमें खुद को पहचानना, सीखना आना चाहिए। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में उनकी गहरी अभिरुचि थी। उनकी हिंदी और अंग्रेजी के लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। केवल एक बैठक में ही उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक लिख डाला। उन्होंने कहा था कि भारतीय जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसका मूल कारण इसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है। आज़ादी से पूर्व जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब हम लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध करने में तब गर्व महसूस किया जब ये अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे। हैरत की बात है कि अब जब अंग्रेज जा चुके हैं तो हमारा समाज पश्चिमीकरण का प्रगति का पर्याय बन चुका है। मानवीय ज्ञान आम संपत्ति है, इसे चाहे प्राप्त कर सकता है, इस पर किसी की सत्ता नहीं चलती है। दीनदयाल जी कहते थे, जीवन में विविधता और बहुलता है, लेकिन हमने हमेशा इसके पीछे की एकता को खोजने का प्रयास किया है। शक्ति हमारे असंयत व्यवहार में नहीं बल्कि संयत कार्रवाई में निहित होती है। उनका कहना था कि अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच रही है। मानव प्रकृति में दोनों प्रवृत्तियां रही हैं, एक तरफ क्रोध और लोभ तो दूसरी तरफ प्रेम और त्याग। हमें किस प्रवृत्ति को अपनाना है यह हमारे व्यवहार में निहित है। नैतिकता के सिद्धांत किसी के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, इन्हें हमें खुद ही खोजना पड़ता है। उनका कहना था कि अंग्रेजी शब्द रिलीजन धर्म के लिए सही शब्द नहीं है। जब स्वभाव को धर्म के सिद्धांतों के अनुसार बदला जाता है तब हमें संस्कृति और सभ्यता प्राप्त होते हैं। दीनदयाल जी का कहना था कि विदेशी विचारों की ललक
बड़ा ही घातक है। दीनदयाल ने आजादी मिलने के बाद भी भारत की समस्याओं के खत्म नहीं होने का सबसे बड़ा कारण विदेशी विचारों के लिए भारतीय नेताओं, अफसरों, नीति निर्माताओं और व्यापारी तबके के बीच कायम ललक को ही जिम्मेदार माना था, जो किसी न किसी रूप में आज भी बरकरार है। आज भी लोग पश्चिमी राजनीति और अर्थनीति को ही आदर्श मानकर उसे भारत पर थोपने के जतन में लगे रहते हैं। वे कहते थे हर समाज अलग, उनकी समस्याएं और समाधान भी अलग। दीनदयाल के एकात्म मानववाद के दर्शन के हिसाब से हर समाज की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए उनकी समस्याएं और समाधान भी अलग हो सकते हैं। किसी एक देश, काल, समय और परिस्थिति में किसी चीज के सफल होने का मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह सफल हो सकती है। एकांगी सोच से केवल संघर्ष का ही जन्म होता है, ऐसा दीनदयाल का मानना था। उनका कहना था कि केवल एकांगी सोच से ही संघर्ष के सिवा कुछ पैदा नहीं हो सकता है, चाहे उसके आदर्श कितने ही ऊंचे क्यों न हो। दीनदयाल उपाध्याय ने तत्कालीन परिस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के कई देश गुलाम हैं। अगर शांति के आदर्श को ही सबसे ऊपर मान लिया जाएगा तो फिर उनको अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने का नैतिक अधिकार ही नहीं बचेगा। वे कहते थे संघर्ष नहीं, समन्वय है मानव संस्कृति का आधार। साम्यवाद के सिद्धांत को पेश करने वाले कार्ल मार्क्स ने मानव सभ्यता के विकास को निरंतर चलने वाले संघर्ष का नतीजा बताया था। इसके विपरीत दीनदयाल उपाध्याय ने साफ कहा कि मानवीय संस्कृति के विकास का आधार संघर्ष नहीं, सामंजस्य है। ये सामंजस्य प्रकृति में भी दिखाई देता है। पंडित जी कहते थे राष्ट्र की तुलना में समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे कहते थे उपाध्याय जी ने समाज को हमेशा राष्ट्र की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना था कि एक समय बहुत ताकतवर माने जाने वाले राष्ट्र जैसे यूनान, मिस्र, रूम आदि नष्ट हो गए, जबकि राष्ट्रविहीन यहूदियों ने अपनी सामाजिक ताकत के बल पर हजारों साल के बाद फिर से अपना राष्ट्र खड़ा कर लिया है। दीनदयाल उपाध्याय का साफ विचार था कि व्यक्ति और समाज के हित परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, बल्कि दोनों पूरी तरह एकाकार है। हो सकता है कि समाज की संस्थाओं में किसी कारण से दोष आ जाए, इसके बावजूद संस्थाओं में सुधार किया जा सकता है और जरूरत होने पर नई संस्थाएं कायम की जा सकती हैं। वे कहते थे कि धर्म ही हमारा प्राण है। उपाध्याय ने साफ कहा कि हर राज्य का एक आदर्श होता है। इस तरह सबसे बड़ा राज्य नहीं वरन आदर्श ही होता है। इसलिए भारत के लिए सबसे बड़ा आदर्श उसका धर्म ही है। जिसने धर्म छोड़ा उसका प्राण गया, जिस राष्ट्र ने अपना धर्म छोड़ दिया उसका सब कुछ चला गया। आर्थिक उपभोग में मर्यादा जरूरी है। दीनदयाल उपाध्याय का साफ कहना था कि मानव को अपना जीवन न्यूनतम जरूरतों के हिसाब से चलाना चाहिए। गैर जरूरी उपभोग के लिए अंधाधुंध उत्पादन को बढ़ाकर प्रकृति के संसाधनों को दोहन करने के विचार का उन्होंने अपने एकांग मानववाद के दर्शन में विरोध किया है। दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानववाद के दर्शन में साफ कहा कि शिक्षा पूरी तरह से समाज का दायित्व है। जिस तरह से किसी फलदार पेड़ को लगाकर उसे सींचना और उसकी देखभाल करना पड़ता है, उसी तरह से एक बच्चे को शिक्षा देकर उसे समाज का उपयोगी अंग बनाना भी सामूहिक जिम्मेदारी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानववाद में साफ कहा है कि सभी को उसकी न्यूनतम जरूरतों को हासिल करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। हर व्यक्ति को रोजगार ही किसी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए अर्थव्यवस्था के पूंजी, टेक्नोलॉजी और श्रम जैसे बुनियादी घटकों में संतुलन होना चाहिए।